देखिए, आज की डेट में जब कोई अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है यूपीएससी की, तो ये वो सवाल हैं जो बार बार पूछता है कि भाई एनसीईआरटीज़ करनी ज़रूरी है, कौन सी करूं, कब करूं, ऑप्शनल की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करूं, आंसर राइटिंग मुझे क्या डे वन से करना ज़रूरी है या मैं इसको बाद में स्टार्ट कर सकता हूं, नोट्स बनाने ज़रूरी हैं या जो कोचिंग के नोट्स हैं या जो स्टैंडर्ड बुक है मैं उन पे स्टिक करूँ तो काम चल जाएगा। ठीक है। और एक और डाउट है करंट अफेयर्स कि भाई करंट अफेयर्स कब से पढ़ें, कितना पढ़ें, किसका पढ़ें। ये वो डाउट्स हैं जो होते बहुत बेसिक से हैं, लेकिन अगर इनके बारे में हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारी प्रिपरेशन में। तो आज हम इन डाउट्स को बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। हालांकि ये देखिए, जो ये डाउट्स हैं ना, ये बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको मैं आने वाले टाइम पे डिटेल वीडियो में भी कवर करूंगा, लेकिन आज शॉर्ट में बता देता हूं जिससे कि जो आपके डाउट्स हैं क्लियर हो जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को बिना ज़्यादा टेंशन के प्रोसीड कर सकें। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं एनसीईआरटीज़ की। देखिए, बहुत बार एक एस्पिरेंट यही पूछता है कि क्या करूं मैं एनसीईआरटी का, क्या मेरे को सारी 6 to 12 एनसीईआरटीज़ पढ़नी है या कुछ लिमिटेड एनसीईआरटीज़ पढ़ूं। देखो, इसका मैं एक सिंपल सा आंसर दूंगा। देखो, एनसीईआरटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट सफिशिएंट। अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ता है ये सोच के कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लूंगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई ये भी सोचता है कि अगर एनसीईआरटी में नहीं पढ़ूंगा तो मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा भी नहीं है। यानी कि बिना एनसीईआरटी के भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, लेकिन अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सी चीज़। तो कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ें? देखो, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तब तो मैं बोलूंगा कि जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं आप उनको पढ़ सकते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। या फिर नहीं भी पढ़ोगे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप में से काफ़ी सारे हैं जो बिगनर हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, या फिर जो आर्ट्स बैकग्राउंड से उन्होंने एनसीईआरटीज़ को नहीं पढ़ा होगा अपने कॉलेज स्कूल के टाइम पे। क्या करना चाहिए? देखो, एनसीईआरटीज़ को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 6 to 10 एंड 11 12। मैं कहता हूँ 6 to 10 की अगर आप नोट्स पढ़ लोगे ना अच्छे से तो वो मोर देन सफिशिएंट है। हमारी वेबसाइट पे मैंने हालांकि 6 to 12 के सारे एनसीईआरटी के नोट्स डाले हैं, तो आप मेरी वेबसाइट से भी अगर 6 to 10 के नोट्स पढ़ लेते हो मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज जो काम की चीज़ें हैं जैसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या कोई कंसेप्चुअल टॉपिक हो गया उसको एक्सप्लेन करना, वो सब मैंने नोट्स में ऐड कर रखा है, तो इरेलीवेंट चीज़ों को हटा दिया है। दूसरी बात आती है 11th 12th। 11th क्लास की एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे इको की हो, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी की हो। तो 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ को आप ऐड कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, और रेगुलर बेसिस पे आप उसको रिवाइज करिए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। दैट इज़ इट। 3 महीने में, 2-3 महीने में आपका एनसीईआरटी वाला ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के पीछे इतना परेशान होने की नीड नहीं है, बिकॉज इन दी एंड जो आपके कोचिंग के नोट्स या फिर जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, वहीं से आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है और वहीं से आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है। एनसीईआरटी सिर्फ थोड़ा बहुत मदद करते हैं कि चलो भाई जो बेसिक्स हैं वो कवर हो जाए, आपका एक बेस सेट हो जाए, ताकि जब आप आगे स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे या जो आप अपने एडवांस लेक्चर्स देखोगे तो आपको दिक्कत ना है। ठीक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। एनसीईआरटी में डिटेल वीडियो लाऊंगा मैं, थोड़ा सा आज छोटे छोटा यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में वीडियो आएगा एनसीईआरटीज़ पे, जो कि आपके डाउट्स हैं वो सब कवर हो जाएंगे कि नोट्स बनाए नहीं बनाए, किसके बनाए, कौन सी बुक है विद नेम आपको बताऊंगा, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा आता है ऑप्शनल का। देखिए, बहुतों का ये सवाल रहता है कि ऑप्शनल कब स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। देखो, यहाँ पे मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है एंड आपका ऑप्शनल एकदम फाइनलाइज हो चुका है और आपने एकदम पक्का कर लिया कि मेरे को यही ऑप्शनल अब फाइनल है और यही मेरे को पढ़ना है, इसी के साथ मैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूँगा, आप उसको डे वन से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई बोलता है कि मैंने पीएसआईआर को फाइनल कर दिया है और अभी मैं जस्ट बिगनर हूँ, मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऑप्शनल मेरा डन है, तो आप उसको डे वन से स्टार्ट कर सकते हो। भले आप जीएस 1 महीने बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसने ऑप्शनल को फाइनलाइज नहीं किया है, तो मैं कहूँगा थोड़ा टाइम दीजिए, 2 से 3 महीने का टाइम दे सकते हो। 500 मार्क्स हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी है। तो फिर दूसरा जो राइट टाइम होगा वो ये होगा कि 2-3 महीने जीएस को अच्छे से पढ़ो, जीएस में आपका एक मोमेंटम बन जाए, या फिर कह सकते हो कि आपका रूटीन बनना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप ऑप्शनल को टारगेट कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है ना, 1 महीना थोड़ा मोमेंटम गेन करने में आप टाइम दे सकते हो। उसके बाद स्टार्टिंग की जो 3-4 महीने होते हैं वहाँ पे अगर आप ऑप्शनल को टाइम दोगे ना, वो आपके लिए एक एडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अभी आप जब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे तो एक जीएस का सब्जेक्ट होगा, राइट? ऐसा तो है नहीं कि डे वन से आप 3-3 जीएस पढ़ोगे। एक जीएस पढ़ोगे, फिर उसके बाद 1 महीने बाद दूसरा जीएस को इंट्रोड्यूस करोगे, तो एक एक करके आप अपने जीएस को ऐड ऑन करते जाओगे। तो जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन में आगे जाओगे तो फिर चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा होंगी पढ़ने को, रिवाइज करने को भी।
5 महीने बाद आपकी जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, वहाँ से 6 महीने बाद क्या होगा कि आपने 2-3 जीएस या 3-4 जीएस सब्जेक्ट्स कवर कर चुके होंगे, तो उस टाइम पे आपको जीएस रिवाइज करना है, नए जीएस को भी कवर करना है, साथ में फिर करंट अफेयर्स भी आ गया, टेस्ट भी लगाने हैं, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें हैं। उस टाइम पे ऑप्शनल को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि जो ऑप्शनल को बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट करता है ना, तो फिर वो ऑप्शनल में भी फंस जाता है, क्योंकि फिर जीएस का लोड अलग से है, ऑप्शनल को भी ज़्यादा टाइम देना है भाई, कम से कम आपको दिन में 2-3 घंटा देना पड़ेगा, हफ्ते के 4-5 दिन, तो 2-3 घंटे निकल नहीं पाता, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक एस्पिरेंट 6-7 घंटे ही पढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शनल को थोड़ा सा जरा रेडार पे रखिएगा। हालांकि ऑप्शनल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, इस पर अलग से वीडियो नहीं लाऊंगा, आप मेरा एक पुराना वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। आई थिंक कुछ दिन पहले मैंने अपने दूसरे चैनल पे ये भी डाला था कि ऑप्शनल के आप टारगेट्स कैसे सेट कर सकते हो, अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात आती है नोट्स। तो देखिए, बैच में अगेन आपको बता दूं, मैं अभी हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, एंड की फीचर्स देखिए, जीएस कवरेज, प्रीलिम्स मेंस, ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ है लाइव मेंटरशिप। लाइव हमारा वीकली सेशन होगा, जिसमें कि जो भी आपको वीकली टारगेट्स दिए गए हैं, आप लाइव, आप और जो बाकी फेलो एस्पिरेंट्स हैं सब अपने लाइव अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करेंगे। डायरेक्ट टच होगा, यानी कि आप डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्टेड होंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो आपकी जो वीकली रिपोर्ट है, जो टेस्ट है, वो मुझे भी आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, और लाइव में तो बताएंगे ही। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1750 मार्क्स को हम रिस्क में नहीं ले सकते। ठीक है, प्रॉपर मैंने इसमें 60 सेशंस डिज़ाइन किए हैं सब्जेक्ट वाइज। प्रॉपर आई थिंक 8-10 सेशन ऐसे के हो गए, 5-6 सेशंस एथिक्स के हो गए, हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हो गए पॉलिटी को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, 4-5 सेशंस इनके हैं। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज़, एंड उसके बाद आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब पे सब्जेक्ट बेसिस पे यहाँ पे आंसर राइटिंग कराई जाएगी। आपको प्रॉपर सेशंस दिए जाएंगे, एंड जो सैम्पल नोट्स होते हैं, जो नोट्स होते हैं जो आपको मदद करेंगे आपके आंसर राइटिंग में, आपकी जो कंटेंट उसको एनहेंस किया जाएगा, तो वो भी आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, बिकॉज मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। और जब आप भी देंगे 26 में या 7 में, तो आपको उससे पहले क्रैश कोर्स टाइप कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे मैंने बोला ना कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे थीम्स की मैंने बात करी है, हालांकि थीम्स मैं इन जनरल वीडियो लाऊंगा उस पर अलग से, लेकिन उस पर प्रॉपर वीडियोस बना के भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो ये ईजिली प्रोवाइड होती है इंडिया में, बट येस, इफ़ यू ज्वाइन इट तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है? देखिए, बहुत सिंपल है, अपना नेम एंड कॉलिंग नंबर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, दैट्स इट। उसके बाद टीम आपको आगे का जो प्रोसीजर है वो बता देगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो, डिस्काउंट फॉर अर्ली बर्ड्स एंड फाइनेंशियली वीक एस्पिरेंट्स। देखो, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बैचेस, या फिर थोड़ा फाइनेंशियली वीक है, तो उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। एंड यस, लिमिटेड सीट्स हैं, बिकॉज देखिए लाइव सेशंस होंगे, तो लाइव सेशंस में हर बैच में 25-30, ज़्यादा रखना पॉसिबल हो नहीं पाता है, सबसे इंटरेक्शन हो नहीं पाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं रख सकता। तो जस्ट आई थिंक 3 to 4 ही मैं बैचेस ले पाऊंगा, बिकॉज उतने ही सेशंस कर पाऊंगा। तो ठीक है, क्या नोट्स बनाने चाहिए, क्या कंपलसरी है? देखो यार, पहले मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना नोट्स बनाए भी एग्ज़ाम निकाला है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नोट्स बनाए हैं तो भी एग्ज़ाम निकाला है, बहुत सारे लोग डिजिटल नोट्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग अपना प्रॉपर नोटबुक में नोट्स बनाते हैं। ये पर्सन टू पर्सन है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं मन है तो कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, मेरा क्या सजेशन है, मैं कहता हूँ कि अगर नोट्स बनाओगे तो इन दी एंड आपको मदद ही मिलेगी, आपका फ़ायदा ही होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डे 1 से नोट्स बनाना मत करना स्टार्ट। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, आज मान लीजिए मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, मतलब आज मैं, मान लीजिए मैंने पॉलिटी स्टार्ट करी है, पॉलिटी का पहला चैप्टर पढ़ा 2-3 घंटे, और मैं नोट्स बनाने लग गया उसके 1-2 घंटा। ये है सबसे बड़ी गलती। इतना टाइम जो आप दे रहे हो ना नोट्स बनाने में एज अ बिगनर, उतने टाइम में आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, वो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं यही बोलूँगा, एक सब्जेक्ट को जब तक आप 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज ना कर लो, जब तक आपने उसके कम से कम 4-5 साल के PYQs ना देख लिए हों, जब तक आपको क्लैरिटी ना आ जाए सब्जेक्ट की कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किन चीज़ों में मुझे अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम हो रही है, या कौन से फैक्ट्स मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तब तक नोट्स मत बनाना, क्योंकि एज अ बिगनर एवरी थिंग विल सीम इम्पॉर्टेंट, और मन करेगा कि इसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ, उसको भी पढ़ लेता हूँ, सारी चीज़ नोट डाउन कर लेता हूँ। पता चला आपके जो नोट्स आपके पास हैं 500 पन्नों के, और उसी के आपने 300 पन्ने के नोट्स बना दिए। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, मत करिएगा, बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरे बैच में भी बहुत सारे ऐसी गलती करते हैं स्टार्टिंग में, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ भैया नोट्स मत बनाओ। बहुत से बोलते थे नोट्स बनाने की हैबिट है, बिना नोट्स बनाए नहीं हो सकता। नहीं भाई,
अब हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। वो स्कूल कॉलेज का टाइम अलग था, ये है यूपीएससी। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरी एक हैबिट थी, मैं उसी के साथ पढ़ता रहूँगा, नहीं, हैबिट तो चेंज करनी पड़ेगी ना। अगर आपको बाकी लोगों को डिफीट करना है तो फिर आपको अपनी ओल्ड हैबिट्स को भी थोड़ा सा डिफीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में नोट्स मत बनाइए। नोट्स आप वन लाइनर नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट नोट बना सकते हो। अगर आपको डेली बेसिस पे नोट्स बनाने हैं, रनिंग नोट्स बना लो ना। रनिंग नोट्स मतलब कि मैंने एक लेक्चर देखा, उसमें जल्दी से मैंने 2-3 पन्नों की क्विक नोट्स बना ली, सो दैट मेरे को रिवीजन में दिक्कत ना आए। मेजर मेजर जो मैक्रो टॉपिक्स है उनके मेन हेडलाइन के मैंने नोट्स बना दिए। ये करके डिटेल में स्टार्टिंग में मत बनाना, प्रॉपर टाइम दीजिए। मैं तो समझता हूँ कि 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर जाके आप सोचो कि यार ठीक है, क्या नोट डाउन करना है, क्या नहीं करना है। नोट्स बनाने के लिए आपके पास पूरा साल है। अगर आपने एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया, ट्रस्ट मी, इन 4-5 डेज आप बहुत प्यारे नोट्स बना सकते हो पूरे सब्जेक्ट के। तो अभी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? जल्दबाजी में जितना टाइम बाद आप नोट्स बनाओगे उतने अच्छे आपके नोट्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आंसर राइटिंग। देखिए बहुत सारे लोग ना आंसर राइटिंग के लिए बड़े परेशान हैं। अभी क्या होता है ना कि कुछ लोग जैसे ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले उनका ये सवाल रहता है कि आंसर राइटिंग कब से करेंगे सर, मेरे को आंसर राइटिंग करना है, मेंस का बड़ा डर लग रहा है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूँ, हालांकि आंसर राइटिंग में एक डिटेल वीडियो लाऊंगा एंड आंसर राइटिंग वाला जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। आंसर राइटिंग के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है स्ट्रक्चर, तीसरा होता है प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना वो लगता है नॉलेज पे, नॉलेज गेनिंग में। अब यार आप खुद मेंस के पीवाईक्यूज खोल के देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पे कि नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट ज़्यादातर में ही नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो किस पे आप आंसर राइटिंग करोगे? आपने अच्छे से स्ट्रक्चर सीख लिया, ठीक है भाई, हाँ ये क्वेश्चन है, इसका कीवर्ड है, इसके डायमेंशंस हैं। इंट्रोडक्शन में मैं कीवर्ड लिख दूंगा, समझा दूंगा। इसके बॉडी पे मैं ये डायमेंशंस को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, मैं समझ गया, सीख गया। अरे भाई, जब नॉलेज ही नहीं होगा तो क्या लिखोगे? समझ रहे हो? तो नॉलेज में ही टाइम लगता है भाई। एक सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको 30-40 दिन लगे उसको अच्छे से पढ़ने में, समझने में। उसके जो फैक्ट्स हैं आपने याद किए, कंसेप्ट्स को क्लियर किया। आंसर राइटिंग लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर राइटिंग में क्या होता है? आंसर राइटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ही होता है कि हमारे पास नॉलेज काफ़ी है, लेकिन उस नॉलेज को हमको पेपर पे लिखना है बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में, और जो क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको टू द पॉइंट आंसर करना है। यही है आंसर राइटिंग का कंक्लूजन। तो ये जो लास्ट में मैंने बोला थर्ड कंपोनेंट, प्रैक्टिस। तो नॉलेज आपने गेन कर लिया, स्ट्रक्चर 2-3 दिन में सीख जाओगे। कोई टफ चीज़ नहीं है स्ट्रक्चर सीखना, वो 2-3 दिन में सीख जाओगे। उसके बाद करना क्या है? प्रैक्टिस ही तो करनी है। और प्रैक्टिस का क्या है, मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप 80-100 यानी 80-100 क्वेश्चन नहीं लिख लेते तब तक उम्मीद भी मत करना कि मेरा इंप्रूवमेंट होगा। बहुत सारे लोग सालों साल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, नहीं समझ पाते कि यार कैसे करें। अगर हफ्ते में आप 10 क्वेश्चन का भी टारगेट रखते हो, वंस यू हैव गेन द नॉलेज, तो 100 क्वेश्चंस को करने में कितना लगेगा? 3 महीने। 3 महीने बाद आपको चेंजेस दिखने स्टार्ट होंगे। यानी कि खुद सोचो कि जहाँ लोगों को सालों साल लग जाता है वहाँ आप 3-4 महीने में एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहला आंसर लिखा नहीं, उसमें समझ में आया कुछ अच्छा नहीं लिख पाए, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये लिख लो, 100 क्वेश्चन जब तक नहीं लिख लोगे तब तक ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज है तभी जाके आप सही स्ट्रक्चर बना पाओगे, और नॉलेज है आपके पास तभी जाके आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। वरना यार आपके पास नॉलेज नहीं है, आप क्या करोगे डे 1 से आंसर राइटिंग करके? तो राइट टाइम होता है कम से कम 2-3 महीने तक तो भूल जाओ। अगर आप एक बिगिनर हो, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, 3 महीने तक भूल जाओ आंसर राइटिंग नाम की कोई चीज़ होती है। उसके बाद ऑब्वियसली अगर आप खुद से कर रहे हैं तो थोड़ा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। बाकी आपका कोचिंग या कोई भी ऐसा है तो वो फिर आपको कराएंगे अच्छे से, ठीक है। तो आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो दैट इज़ नॉट अ बिग टास्क। और देखो, अगर आप में से किसी को आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा डर है, 1750 नंबर का आंसर राइटिंग है आपको, तो हमारा जो मॉड्यूल है हमारे बैच में, तो हमने इस तरीके से प्लान किया आंसर राइटिंग को कि आपको आंसर राइटिंग के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। टोटल 60 मॉड्यूल्स हमने डिज़ाइन किए हैं, जिसमें कि 300+ क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। उसकी उनकी स्ट्रक्चरिंग, किस तरीके से आपने आंसर लिखना है, एंड उसके जो सैम्पल नोट्स हो गए, वो सारी चीज़ें होंगी। तो आंसर राइटिंग का मॉड्यूल मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। तो अगर कोई लास्ट में घबराता है या किसी को समझ में नहीं आता, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। आंसर राइटिंग आपको हम डिटेल में करा देंगे। लास्ट में आता है करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग मैं ये बोलूँगा कि देखो होता क्या है ना, स्टार्टिंग में हर कोई करंट अफेयर्स के पीछे बहुत भागता है, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, पीआईबी, ये वो। लेकिन एग्जाम से 2-3 महीने पहले ना सबका हाल क्या होता है, 90% का ये हाल होता है कि वो पीटी जो आती है ना विजन की, उसी के पीछे भाग रहे होते हैं। फिर भाई साल भर से तो मैं पढ़ नहीं पाया, अब मैं लास्ट में पीटी पढ़ूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डे 1 से ना करंट अफेयर्स को इतना पढ़ो जिससे जो हमारी एक रिक्वायरमेंट है, जो नीड है अवेयरनेस वाली, वो फुलफिल हो जाए, दैट्स इट। बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक मंथली मैगजीन पे स्टिक करिए, और इतना भी अगर आपने कर लिया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागोगे परेशान हो जाओगे। करंट अफेयर्स का वेटेज लिमिटेड है, और ठीक है थोड़ा बहुत हमको
अपने स्टैटिक में मदद मिल जाएगी, किस तरीके के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वहाँ मदद मिल जाएगी, और जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन पे आप मेजर फोकस रख सकते हो, जैसे इको, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, IR। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। डे वन से बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ 1 घंटा अगर डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स को देते हो, एक मंथली मैगजीन पे आप स्टिक करिए और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस हैं उनको रीड करिए। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे करंट अफेयर्स आपके कवर कर लेंगे, लेकिन 100 में से 70-80% आपके करंट अफेयर्स यहीं से कवर हो जाएंगे। उन रिमेनिंग 20% के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होगा वो न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन में कवर होगा। जो छूटेगा वो फिर सबका ही छूटेगा। और ऐसा कोई भी नहीं है जो 4-4 सोर्सेज करंट अफेयर्स के पढ़ के जाता है, बिकॉज GS भी तो करना है, ऑप्शनल भी तो करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, PYQs हो गए, नोट्स भी बनाने हैं, रिवाइज भी करना है। तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, अननेसेसरी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। उतने पे ही आप हाथ डालिए जितने को अच्छे से कर सको, है ना। जो चीज़ आप अच्छे से रिवाइज कर सको 4 से 5 बार, उसी चीज़ को उठाना। जो चीज़ आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं उसकी तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हर दिन हम 1-1, 2-2 घंटा या 3 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस, तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं कि हमको इस यहाँ से नॉलेज मिलेगा, लेकिन डेली बेसिस पे हम 2-3 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। वाई नॉट कि आप ऐसा कंटेंट उठाओ ना यार जो आप बार बार पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, तो वो आपको काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको यही बताऊंगा, देखिए अगर आप पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर, देखो अगर आप में से कोई सीरियस है, मेहनत करना चाहता है, गाइडेंस की कमी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी, ठीक है। मार्च से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है एंड वहाँ पे लाइव जूम सेशंस भी होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके साथ मैं डायरेक्ट टच में रहूँगा, पर्सनली हम कनेक्ट करेंगे। तो जो भी आपकी प्रिपरेशन में जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, 1 साल 2 साल, आई विल बी देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स हैं या व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं गाइड करता ही रहूँगा। एंड अगर आप सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू ज्वाइन एनीवन, या आपको कोई मेंटरशिप या कोच आज की ज़रूरत ही नहीं है। आज की डेट में टू बी फ्रैंक ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मतलब काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं, हार्ड वर्किंग है, आई डोंट थिंक सो कि आपको आज की डेट में कुछ भी ज्वाइन करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक गाइडेंस होता है ना, आपके पास अगर अच्छी गाइडेंस है तो ठीक है, आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आज के डेट में 90% एस्पिरेंट्स बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। आजकल डिस्ट्रैक्शन का भी माहौल बहुत तगड़ा है, तो बस इट्स अप टू यू कि हाउ यू टेक योर प्रिपरेशन फ्रॉम है, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। ये सारे टॉपिक्स देखो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, बट आई थिंक ये शॉर्ट में मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए, तो दैट्स इट, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू।